आज हम लोग पढ़ेंगे एलपी टेक्नीशियन का जो टेक्निकल पार्ट है पार्ट बी का, उसके सिलेबस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में है सेल और बैटरी। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसको आप चाहे तो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हो। तो सेल क्या होता है फ्रेंड्स? सेल होता है, यह एक स्थितिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है उसको सेल कहते हैं। इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल आपको इस टाइप का दिखेगा। कहते हैं सेल के टाइप के बारे में, तो ये 2 टाइप के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। 2 ही टाइप होता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो प्राथमिक सेल जिन सेलों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल का विकास रासायनिक क्रियाओं से होती है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। मतलब जिन सेलों में केमिकल रिएक्शन के चलते ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम प्राथमिक सेल कहते हैं। इसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब एक बार हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता है। इसके कितने टाइप हैं? प्राथमिक सेल के 6 टाइप हमें पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें ज़्यादा पढ़ के कोई पीएचडी तो करना नहीं है, हमें अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो इसीलिए हम लोग प्राथमिक सेल के 6 टाइप पढ़ेंगे। पहला वोल्टेज सेल, दूसरा डेनियल सेल, तीसरा लेकलाइन सेल, चौथा शुष्क सेल, पांचवा मरकरी सेल और छठा सिल्वर ऑक्साइड सेल। इस सारे सेल को हम लोग अभी डिस्क्राइब से पढ़ेंगे, उसके लिए मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको द्वितीय सेल का थोड़ा सा डेफिनेशन दे देता हूँ कि द्वितीयक सेल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वे सेल जिनका दोबारा से रिचार्ज करके इस्तेमाल किया जा सके उसे द्वितीय सेल कहते हैं। द्वितीय सेल का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। मतलब पहले इसको क्या है, पहले इसमें चार्ज करना पड़ेगा, तब ये जाके ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो इसको क्या है, इसे पुनरावेशित किया भी किया जा सकता है। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। इसमें रासायनिक क्रिया जो होता है यह उत्क्रमणीय होता है, वही प्राइमरी में अनुत्क्रमणीय होता है। इसे संचित सेल भी कहा जाता है, इसे स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। चलिए अब सेकेंडरी सेल का भी थोड़ा टाइप देख लेते हैं। सेकेंडरी सेल का कितना टाइप है, देखिए हमें यहाँ पे 3 टाइप पढ़ने हैं। पहला लेड एसिड सेल, दूसरा निकल आयरन सेल और चौथा निकल कैडमियम सेल। ये 3 सेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राथमिक सेल में कौन कौन से सेल आ जाते हैं और द्वितीय सेल में कौन कौन सा सेल हमें पढ़ना है। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको इसी में से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है या निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल है। इस टाइप का आपको 4 ऑप्शन रहेगा, आप इससे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्राथमिक सेल का जो टाइप है वोल्टेज सेल। तो वोल्टेज सेल का सर्वप्रथम जो खोज किया था वो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था और उसी के रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा किया गया था। तो इसीलिए इसका नाम भी, इसका जो जैसे वोल्टेज का है, वोल्टेज का नाम भी इसीलिए हमारे उसी साइंटिस्ट के नाम से। एक एक करके टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्राइमरी सेल का पहला टाइप है वोल्टेज सेल। तो वोल्टेज सेल सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा कर इसे बनाया था। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एनोड एंड कैथोड के रूप में जस्ता और तांबा की छड़ का प्रयोग किया गया है। इसका विद्युत वाहक बल जो था 1.08 है। यहाँ पे देखिए, आपको मैं डिजिटल फोटो भी आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ कैथोड और एनोड जो है आपको छड़ जैसे देखने को मिल रहा होगा। तो इसीलिए इसका विद्युत वाहक बल जो है ये मात्र 1.08 वोल्ट था। और इसमें बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कि स्थानीय दोस्त हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं। इसीलिए वोल्टेज सेल का एक एडवांस सेल खोजा गया जिसको डेनियल सेल भी कहते हैं। ऊपर की ओर तांबे का छिद्रयुक्त छज्जा मतलब बालकनी बना होता है जिसमें कॉपर सल्फेट के ठोस रवे भरे जाते हैं। इस तरह का आपको यहाँ पे डायग्राम देखने को मिल रहा होगा।
इसमें क्या है, एक बेलनाकार मतलब एक पतली सी स्लिप मतलब पतला प्लेट टाइप का आपका यहाँ पे कैथोड और एनोड यूज किया जाता है और इसमें कॉपर सल्फेट भरा जाता है उसके छिद्र बनाकर। इसीलिए इसका विद्युत वाहक बल जो है ये 1.1 वोल्ट उस टाइम के लिए था। तो आपका 1 से आपका 1.1 गया तो विद्युत वाहक बल बढ़ा। साइंटिस्ट ने बार बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहा, बाद में जो सक्सेस मिला है उसी के हिसाब से आज का जो एडवांस सेल वो इस्तेमाल में लिया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें एक लंबे बेलन संद्रपात मतलब पोरस पोर्ट में तनु H2SO भरा जाता है और उनके बीच एक जस्ते की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है और वे H2SO भरा गया है जिसमें पोरस पोर्ट। तो पोरस पोर्ट क्या होता है, पोरस पोर्ट जिसमें आपको जो सेपरेटर होता है उसको पोरस पोर्ट कहते हैं। हल्का हल्का उसमें मतलब आयन पार हो सकता है लेकिन उसमें पूरा का पूरा एसिड नहीं पार होता है। अब जाते हैं लेक्लांची सेल। इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में एमोनियम क्लोराइड का घोल इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स इसका डायग्राम देख लीजिए। इसमें जो है कार्बन की जो छड़ है वो कैथोड का काम करती है मतलब पॉजिटिव है, और जो जिंक का छड़ है वो नेगेटिव का काम करता है। और जो जिंक का छड़ है वो इलेक्ट्रोड में डूबा हुआ रहता है, लेकिन कार्बन की छड़ जो है वो इलेक्ट्रोड में नहीं डूबा रहता है, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड में रहता है जो कि एक डाइपोलर का काम करता है। तो इस तरह से इस लेक्लांची सेल का जो है इसका विद्युत वाहंतर बल जो ईएमएफ है ये 1.46 वोल्ट हो जाती है। मतलब ये काफ़ी अच्छा इसका ईएमएफ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी काफ़ी घट जाता है, 1 से 5 ओम तक हो जाता है। तो ये इसमें पोरस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डेनियल सेल में पोरस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पर भी पोरस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 ही सेल है जिसमें पोरस पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको एमसीक्यू में खूब पूछा जाता है, इसलिए पोरस पोर्ट आपको ध्यान रखना है कि आयन को वो पास करने देता है लेकिन सॉल्यूशन को पास नहीं होने देता है। डेनियल और लेक्लांची सेल में और एक घटना समान होता है जो है ध्रुवाच्छादन। तो चलिए समझते ध्रुवाच्छादन क्या होता है। तो जब केमिकल रिएक्शन बैटरी में हो रहा होता है तब एनोड से हाइड्रोजन प्लस आयन निकल के जो कैथोड में जाता है, तो आयन तो कैथोड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के है जो गैस है वो बुलबुला बन के पानी के मतलब एसिड में वो घूमते रहता है। तो गैस का प्रॉपर्टी होता है कि वो इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब आयन के फ्लो को रोकता है। तो इसी को हमारा ध्रुवाच्छादन कहा जाता है। तो इसको रोकने के लिए बैटरी में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, वही मैं आपको बाद में बताता रहूँगा। तो चलिए अब देख लेते हैं ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल। शुष्क सेल लेक्लांची सेल का ही संशोधित रूप है। इसमें जस्ता का एक बेलनाकार पात्र होता है और एनोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो कैथोड का कार्य करती है। इसमें एमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी मतलब पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरी जाती है। इसमें सारा चीज़ को मिला के भरा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका जो ईएमएफ होता है ये 1.4 से लेके 1.5 तक होता है, मतलब बहुत अच्छा इसका ईएमएफ होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर घरेलू उपयोग होता है, जैसे कि टॉर्च हो गया, दीवार घड़ी हो गया, विद्युत घंटी हो गया इत्यादि इस्तेमालों में किया जाता है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ध्रुवक का काम करती है, पोलर का काम करता है। डाइपोलर क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, 2 चार्ज होता है, जैसे कोई भी अपोजिट चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव, उसको जो अलग रखता है उसको डाइपोलर कहा जाता है। तो इसीलिए ये मैग्नीज MnO2 यहाँ पे डाइपोलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपका इससे पहले लेक्लांची सेल में भी सेम चीज़ किया जाता था, MnO2 ही किया जाता था, इसीलिए दोनों सेल मिलता जुलता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मरकरी सेल, इसमें स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तिल्ली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड चूर्ण, जिसको ब्रैकेट में HgO का एक परत होता है जो ध्रुवक एवं कैथोड की भांति कार्य करता है। मतलब जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो ध्रुवक का भी काम करता है और कैथोड का भी काम करता है। इसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH की लुगदी जिंक ऑक्साइड ZnO के साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मतलब आपको 2 इलेक्ट्रोलाइट मिला के
उसका पेस्ट बना के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मरकरी में। इलेक्ट्रोलाइट परत के ऊपर शुद्ध जस्ता चूर्ण का एनोड बनाया जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 से लेके 1.4 वोल्ट तक होता है। इसका व्यास जो है 4 मिलीमीटर तक तथा ऊंचाई 2.5 मिलीमीटर तक होता है, मतलब काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए इसको बटन सेल कहते हैं। और बटन सेल का इस्तेमाल आप लोगों को पता ही है, कलाई की घड़ी, जो हाथ की घड़ी है, पॉकेट कैलकुलेटर आदि छोटे जो उपकरण हैं इसमें किया जाता है। इसका भी आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। इसका डायग्राम कुछ आपको इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जो है ये HgO का सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ पे कैथोड है, कहते सिल्वर ऑक्साइड सेल। इसकी संरचना भी मरकरी सेल की भांति ही होती है, लेकिन इसमें HgO के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो EMF होता है हाई होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ये मरकरी सेल की अपेक्षा महंगा होता है, परंतु इसकी दक्षता मतलब इफिशिएंसी हाई होती है। इसका उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। सेकेंडरी सेल में आ जाते हैं। तो सेकेंडरी सेल आपको मैं पहले ही बता दिया था कि इसे पहले विद्युत देके आवेशित करते हैं, तब जाके ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसको रिपीटेड कर सकते हैं। इसका जो EMF होता ही अधिक होता है। इसको ये एक रासायनिक क्रिया में भी उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया है। इसे संचित सेल भी कहते हैं, तो स्टोरेज सेल भी कहते हैं। हम लोगों को पढ़ना था लीड एसिड बैटरी, निकल आयरन बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो आप लोगों का फेमस बैटरी है जो घरेलू इस्तेमाल में किया जाता है वो लीड एसिड बैटरी। तो लीड एसिड बैटरी से आप परिचित ही होंगे, आपको पता ही होगा वो कैसे काम करता है। उसको पहले चार्ज करना पड़ता है, तब जाके उसमें से हम लोग जो घर का उपकरण इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं। तो इसका हम लोग पार्ट आज देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं। जैसे कि पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है, तो ये लेड पेरोक्साइड का बना होता है, यह कैथोड होता है। यह पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह गहरे भूरे रंग का हो जाता है, मतलब चॉकलेटी कलर का हो जाता है जब फुल चार्ज करते हैं। तो रिन प्लेट जो है, जो नेगेटिव प्लेट, यह एक स्पंजी शीशा का बना होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह प्लेट ग्रे कलर की दिखाई देती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको सबको पता ही होगा कि लेड एसिड बैटरी में H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। इसमें जल और अम्ल का जो रेशियो है ये आपको ध्यान रखना है, 3:1 का जल इंटू अम्ल का रिएक्शन रहता है, मतलब जल 3 भाग रहता है, अम्ल 1 भाग रहता है। इस तरह का रेशियो यहाँ पे आपको मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को अपेक्षित घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.285 से 1.3 तक हो जाता है, मतलब 1280 से लेकर 1300 तक हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। चार्ज लेड एसिड बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होता है, मतलब चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट जो है थोड़ा गाढ़ा होता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.85 से अधिक हो जाए तो प्लेटों के ग्रिड पर जंग लगने से इसकी क्षमता कम हो जाएगी और बैटरी का कार्यकाल भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट में धन और ऋण प्लेटों को डुबोया रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के तल से 10 से 20 mm ऊपर तक रखा जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों से नीचे हो जाए तो उसकी क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। स्टोरेज बैटरी का EMF इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर निर्भर करता है तथा प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चौथा है सेपरेटर। सेपरेटर क्या है, तो धन और ऋण प्लेटों के आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उसके बीच में एक अचालक रखा जाता है जिसे सेपरेटर कहते हैं। कंटेनर आपको सबको पता है, जो हार्ड ग्लास जो रबर टाइप का बना होता है जिसको हम लोग छूते हैं, पकड़ते हैं, उठा के इधर रखते हैं, वो एक कंटेनर होता है और वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसी के अंदर धन प्लेट, ऋण प्लेट और विद्युत अपघटई सेपरेटर इत्यादि रखा जाता है। मतलब जो कंटेनर है इसी के अंदर हमारा सारा पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस सेपरेटर वगैरह सब रखा जाता है। एक होता है वेंट कैप। वेंट कैप क्या है,
ये बैटरी के ऊपर बना हुआ छिद्र होता है जिससे कि अम्ल और पानी की हुई कमी को पूरा किया जाता है। मतलब हम लोग समय समय पे जो पानी डालते हैं यही वेंट कैप को खोल के डालते हैं। चार्जिंग के वक्त इसे खोल दिया जाता है ताकि रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनी गैस इसे बाहर आ सके। इसमें धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होता है। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको VBI होता है। इसमें बहुत बार पूछा है कि धन प्लेटों की जो संख्या है वो ऋण प्लेटों की संख्या के बराबर होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होती है। मतलब ऋण प्लेट एक ज़्यादा होता है और धन प्लेट एक कम होता है। मतलब इसका मतलब अगर टोटल आपका 9 प्लेट है, टोटल 9 प्लेट है, तो 5 प्लेट जो है वो नेगेटिव प्लेट होगा और 4 प्लेट आपका पॉजिटिव प्लेट होगा। तो पॉजिटिव प्लेट हरदम कम होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव प्लेट। ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लेड एसिड बैटरी का प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है। लेड एसिड सेल का औसत EMF 2.2 वोल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो EMF है इसे प्राइमरी और सेकेंडरी में इसी सेल का है, इसीलिए ये बार बार पूछता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा आजकल आ गया है, आपको पता है लिथियम आयन सेल का वोल्टेज जो है इससे ज़्यादा है, 2.7 वोल्ट तक होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों को कोर्स में पढ़ना है ये 2.2 वोल्ट तक है। बाकी आजकल लीड एसिड सेल भी पूछने लगा, तो उसको भी आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कि लीड एसिड बैटरी का विद्युत भागबल क्या होता है, वो कैसे काम करता है। चलिए, यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाए तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइसिस निकालकर इसके प्लेट को सुखाकर शुष्क, ठंडे एवं साफ जगह पर सुरक्षित रखना चाहिए। मतलब अगर आपको 6 महीना साल भर के लिए घर से बाहर जाना है तब आपको बैटरी का जो पानी हो निकाल कर रख दीजिए, तो वो अपने आप सूख जाएगा, या फिर थोड़ा सुखा लीजिए और सुखा के ठंडे जगह पे उसको रख के जा सकते हैं साल 6 महीना के लिए। और ऐसे बाकी 1 हफ्ता 10 दिन के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, लेड एसिड बैटरी में गैस बाहर निकालने के लिए फिल्टर लगाया जाता है। आपको पता ही है, इसीलिए तो हम लोग वल्व नहीं खोलते हैं, नहीं तो बार बार वल्व खोलना पड़ता है। इसमें क्या है, गैस हमारा ऑटोमेटिक फिल्टर के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस बैटरी के डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। मतलब एनोड और कैथोड दोनों जो है PbSO4 बन जाता है, क्योंकि वो जो H2SO4 है वहाँ से वो रिएक्शन करके दोनों प्लेट डिस्चार्ज होने के टाइम ये लेड सल्फेट बन जाता है। इसीलिए तो और वो बिजली नहीं दे पाता है। लेड एसिड बैटरी की जो एम्पियर घंटे की क्षमता है वो 90 से 95% रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लेड एसिड बैटरी का एफिशिएंसी कितना होता है, तो 90 से 95% होता है। इसकी अनुमानित कार्यकाल 2 से 5 साल का होता है, इसीलिए 5 साल का गारंटी, 3 साल गारंटी दिया जाता है लेड एसिड बैटरी में। जब ये बैटरी उपयोग में नहीं आ रही हो तब भी बैटरी लगभग 6 दिन बाद अवश्य चार्ज करना चाहिए। डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.14 वोल्ट होता है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं एडिशन सेल के बारे में। एडिशन सेल को निकेल आयरन सेल भी कहा जाता है। ये बाद का जो 2 सेल है ये दोनों क्षारीय सेल है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है क्षार होता है, एसिड नहीं होता है। बाकी लेड एसिड बैटरी एसिड इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे आपका एडिशन सेल और निकल कैडमियम सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्षार इस्तेमाल होता है। इसमें एक स्टील के पात्र में निकेल आलेपित स्टील की बेलनाकार प्लेटों धन प्लेटों का कार्य करती है। इस प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाकर उनमें आयरन हाइड्राइड का चूर्ण भरा जाता है जो एनोड का कार्य करती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 2 चीज़ का बना होता है, एक KOH और एक LiOH। तो इलेक्ट्रोलाइट को याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट बार पूछा जाता है कि किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग निकल कैडमियम सेल में। यह भी एक क्षारीय सेल है। इसकी संरचना जो है एडिशन सेल के समान होती है। अंतर सिर्फ ये है कि इसमें ऋण प्लेट के रूप में कैडमियम धातु प्रयोग में की जाती है। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। तो ये है निकेल कैडमियम सेल का। इसमें भी जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है वो सेम टू सेम KOH
और LiOH इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सारा वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। तो ये तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे सेल। अब बैटरी में आ जाते हैं। बैटरी किसे कहते हैं? तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। आप सबको पता है कि मल्टीपल सेलों का समूह जो कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुपिंग होता है, उसको बैटरी कहा जाता है। सेलों का निम्न प्रकार से संयोजित किया जाता है। जैसे सेल को निम्न प्रकार से संयोजित करके हम लोग बैटरी बना सकते हैं। तो सेल को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और समांतर में जोड़ सकते हैं और मिश्रण में भी जोड़ सकते हैं। तो हम सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड ग्रुप में जोड़ के बैटरी बना सकते हैं। तब कब सीरीज में जोड़ना है, कब पैरेलल में जोड़ना है, कब मिक्स में जोड़ना है, ये चीज़ हम लोग अब आकर देख लेते हैं। और अगर ऐड करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, सीरीज कनेक्शन करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, पैरेलल करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, अगर अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करना हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब अगर हम लोग को 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 60 वोल्ट, मतलब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम इसको श्रेणी क्रम में इस्तेमाल करेंगे। इस सेल का केस में आपका 2.2 वोल्ट का अगर एक सेल है तो अलग अलग सेल इस्तेमाल करके 4-5 सेल करके 12 वोल्ट का सेल यहाँ पे बनाया जाता है। तो सब सीरीज कनेक्शन में रहता है। तो यही अगर इसका हम लोग कुल विभवांतर देख ले तो क्या होता है, जितना सेल है मतलब टोटल विभवांतर इक्वल टू n टाइम एक सेल का विभवांतर। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा विभवांतर निकालने का। वही अगर हमको इसका करंट निकालना है तो यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है और लोड प्रतिरोध कैपिटल R है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा क्या होगी, तो I इक्वल टू N टाइम्स जो एक का EMF है एक सेल का डिवाइडेड बाई N टाइम जो छोटा मतलब एक सेल का रेजिस्टेंस है प्लस लोड का रेजिस्टेंस। ये हमारा I का फॉर्मूला है, करंट निकालने का फॉर्मूला है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला ही बार बार सीधे पूछ देता है ऑब्जेक्टिव बना के, तो इसीलिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब बाहर का लोड जो है वो ज़्यादा होता है आंतरिक प्रतिरोध से, तो जनरली ये केस तो सेटिस्फाई होता ही होता है। इसीलिए सीरीज कनेक्शन तो हर एक बैटरी में होता है। अब चलिए देख लेते हैं समांतर समूह। अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान है, E है, तो कुल विद्युत वाहक बल भी E ही होगा। मतलब हमारा विद्युत विभवांतर बल में EMF में कोई चेंज नहीं आएगा। वही करंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह का जाता है। करंट I बराबर जो हमारा एक सेल का EMF है वो डिवाइडेड बाई हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R प्लस हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाई N। ये आपको समांतर के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जब बाहरी लोड आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा कम हो तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए, ये कभी कभी कंडीशन में सेटिस्फाई होता है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कभी कभी जो बाहरी लोड है वो आंतरिक प्रतिरोध से कम होता है, तो जनरली ये भी सेटिस्फाई हो ही जाता है बहुत सारे केस में। लेकिन ये हमारा लास्ट है, जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तो सेलों को मिक्स क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समांतर सेलों का एक साथ जोड़ा जाता है उसे मिक्स क्रम कहते हैं। जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो सर्किट करंट अधिकतम हो जाता है। ये आपको याद रखना है। मतलब क्या बोला है कि जब लोड रेजिस्टेंस जो R है कैपिटल R का मान जो है कुल रेजिस्टेंस कुल आंतरिक रेजिस्टेंस N टाइम्स R हो जाता है, तब क्या होता है सर्किट का रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम होता है। ये आपको याद रखना है। सर्किट का करंट जो है वो ये मैक्सिमम होता है कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। चलिए, बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है। ये आप सबको पता है, बैटरी की जो क्षमता है वो एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। बैटरी की एम्पियर की जो घंटा की दक्षता है वो कैसे निकालते हैं, तो दक्षता निकालने के लिए डिस्चार्जिंग माइनस एम्पियर घंटे, चार्जिंग माइनस एम्पियर घंटे, इसको दोनों को डिवाइड कर देना है इनटू
शो कर देना है, तो हमारा एफिशिएंसी निकल जाता है। लेड एसिड बैटरी का एम्पियर घंटा दक्षता 90 to 95% होता है। ये भी काफ़ी हाई होता है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी की वाट घंटा दक्षता कैसे निकालते हैं, तो डिस्चार्जिंग वाट घंटे डिवाइड बाई चार्जिंग वाट घंटे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बैटरी की वाट घंटा दक्षता निकल जाएगी। तो लेड एसिड बैटरी की जो है वाट घंटा दक्षता वो 80 से 85% तक होता है। देखिए ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, तो कन्फ्यूजन को आपको अभी से मिटाना है, तभी आप एग्जाम में सही मार के आओगे। क्या होता है, जो हमारा 90 to 95% है वो क्या है, तो एम्पियर घंटा दक्षता है, क्या है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है आपको, वाट मतलब W घंटा आवर एफिशिएंसी, तो यहाँ पे आपका वाट घंटा एफिशिएंसी है, आपको ये याद रखना है। ये एम्पियर आवर एफिशिएंसी है, ये वाट आवर एफिशिएंसी है, WH एफिशिएंसी है। तो W क्या होता है, W आपका 80 to 85% होता है और A वाला आपका 90 to 95% होता है, ये आपको याद रखना है। कि दक्षता जो होती है वो डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। बैटरी की चार्जिंग, बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है, तो बैटरी जब किसी सेल अथवा बैटरी का निर्माण के बाद या डिस्चार्ज होने के बाद पुनः बाहरी डीसी स्रोत द्वारा जोड़ा जाता है तो इसे चार्जिंग कहते हैं। मतलब बैटरी जो हमारा बन गया उसको या फिर डिस्चार्ज बैटरी को जब हम लोग डीसी स्रोत से जोड़ते हैं तो उसे चार्जिंग कहते हैं। इसके लिए केवल डीसी स्रोत ही जरूरी है, ओनली डीसी से ही चार्ज होता है, एसी से चार्ज नहीं होता। एसी जो हम लोग इन्वर्टर घर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है, एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही बैटरी को वो चार्ज करता है। तो इसीलिए डीसी से ही हमारा बैटरी चार्ज होता है। इसमें बैटरी का धन संयोजन स्रोत के धन सिरे और ऋण संयोजन स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित होता है। मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सिरे के पॉजिटिव से और उसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव सिरे से संयोजित होता है। मतलब फेज को जो मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्शन होना चाहिए, अगर आप उल्टा कनेक्शन कर देते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना हुआ, कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है। बैटरी की चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व बढ़ता है। लेड एसिड सेल की चार्जिंग करने की व्यावसायिक विधि स्थिर वोल्टेज विधि होती है। बैटरी के डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग सफ़ेद हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो प्लेट का रंग जो है वो सफ़ेद हो जाता है। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट पर ऑक्साइड बन जाती है तथा नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड बन जाता है। ये आपको बहुत ध्यान देना है कि जब बैटरी हमारा चार्ज हो जाता है तो पॉजिटिव प्लेट लेड पर ऑक्साइड बन जाता है तथा नेगेटिव प्लेट लेड स्पंजी लेड बन जाता है। मतलब पॉजिटिव जो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट क्या है, वो PbO2 बन जाता है और वही अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या बनेगा, तो PbSO4 बन जाएगा। तो SO4 से जब चार्ज होगा तब PbO2 बन जाएगा और PbO2 बनते ही हमारा जो है वो बैटरी फुल चार्ज हो गया रहेगा। लेड बैटरी के ओवर चार्जिंग होने से उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी कम हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक हो जाएगा। देखिए जब हम लोग ज़्यादा देर तक मतलब ओवर चार्जिंग करेंगे तो पानी तो गर्म होगा ही होगा, साथ में गैस का उत्सर्जन भी अधिक हो जाता है। यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए तो यह बहुत अधिक करंट लेगी। यदि बैटरी की चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो तो प्लेट के टेढ़े होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक होने लगेगा। मतलब अगर बैटरी का जो चार्जिंग करंट है आपका अगर बहुत हाई देते हैं तो क्या होगा, प्लेट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। प्लेट जो था आपका सीधा वो इस टाइप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उसको बकलिंग कहते हैं। आपको बकलिंग भी पूछेगा कि बकलिंग क्या होता है, तो प्लेट का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना ही बकलिंग होता है। तो इस तरह से तापमान बढ़ने से गैस का उत्सर्जन अधिक होता है और ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग करंट बढ़ता है।
स्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज स्थिर रहता है। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसके प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब देख लेते हैं ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, ट्रिकल चार्जिंग जब सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा दर सामान्य 2 to 5% पर आवेशित कर ट्रिकल चार्जिंग किया जाता है तो उसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों, सल्फेनेशन एक जो है एक दोष है। इसमें क्या होता है, बैटरी अगर लंबे समय तक ओवर डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब डिस्चार्ज रहती है, तो उसका जो सेल है वो बैठ जाता है, डेड हो जाता है। उसको धीरे धीरे करंट देके, मतलब जैसे कहा जाता है वेंटिलेटर में जैसे रख के किसी इंसान को जिंदा रखते हैं, उसी टाइप का धीरे धीरे इसको करंट देके इसको जिंदा किया जाता है। तो अगर ट्रिकल चार्जिंग करते हैं तो बैटरी जो है वो दोबारा से चार्जिंग डिस्चार्जिंग मतलब जिंदा हो जाता है, तो इसी को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल की वोल्टेज घटती है, ये आपको पता ही होगा। विद्युत विच्छेदन के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ता है तो उत्पन्न बिजली की मात्रा बढ़ती है। बैटरी की स्थिति उच्च दर डिस्चार्ज में निर्धारित की जा सकती है। वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाला पदार्थ को द्रव्यमान करंट के परिणाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक और समय का गुणनफल होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका जो फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि कैथोड में कितना मास इकट्ठा होता है, तो m बराबर ZIT, इसी को आपका थ्योरी रूप में लिख दिया है कि कैथोड पे एकत्रित होने वाला पदार्थ का द्रव्यमान, करंट का परिमाण, रासायनिक तुल्यांक Z होता है और समय का गुणनफल होता है। तो ZIT ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसी के मतलब निर्भर करता है। अपघटन में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल के प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है, जो स्थानीय क्रिया कहलाता है। ये हमारा प्राइमरी सेल में होता है। ये जो स्थानीय क्रिया है, ये प्राइमरी सेल में ये ज़्यादा देखा जाता है। जब किसी सेल के पूर्ण चार्ज होने के उपरांत उसमें से गैस बाहर निकलती है तो उसे गैसिंग कहते हैं, तो नॉर्मल सा चीज़ है। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो डिस्चार्ज जो बैटरी रहता है, जो डिस्चार्ज होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध वो बढ़ा हुआ रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है। विद्युत रासायनिक क्रिया केवल प्राथमिक सेल के लिए रिवर्सिबल नहीं है, मतलब हमारा जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है वो हमारा रिवर्सिबल नहीं है। तो किसके लिए रिवर्सिबल नहीं है, तो प्राइमरी सेल के लिए रिवर्सिबल नहीं है। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग होने वाले द्वितीय सेल जो है लेड एसिड सेल होते हैं। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होगी, इसलिए बैटरी में पहले जल डालते हैं, उसके बाद अम्ल। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछा कि आप बैटरी में मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइट कैसे डालेंगे, तो आपको यही आंसर देना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाए जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होता है, इसीलिए बैटरी में पहले जल डालते हैं, उसके बाद अम्ल डालते हैं। पहले अम्ल नहीं डालते हैं, पहले जल डाला जाता है, ये आपको ध्यान देना है। कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर हरा रंग प्राप्त होता है। देखिए, कटे हुए जो आलू हैं उसको अगर बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है। कैथोड पर लगा धातु जो है उसका द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात M जो है ये Q के समानुपाती होता है, और Q जो है वो Q को हम लोग IT भी लिखते हैं, Q को हम लोग IT लिख सकते हैं। तो इसीलिए Q को IT लिख देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ZIT, जो हम लोग अभी डिस्क्राइब कर रहे थे। तो Z क्या है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो है ये हमारा सेल और बैटरी का जो चैप्टर ये ख़त्म हो गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ।
जो आपको इस चैप्टर को जो आप पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन आने वाला है, तो वो कन्फ्यूजन ना आए इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो है एनोड और कैथोड में। यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। फ्रेंड, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इसका अगर किसी से पूछें तो 90% आदमी इसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप लोग मतलब चार्ज, मतलब इसको क्या है, चार्ज से कंपेयर कर देते कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है। ये एनोड नेगेटिव होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, कैथोड पॉजिटिव होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। इसका जो मेन डेफिनेशन है वो यही है कि जिस मतलब प्लेट में ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको एनोड कहते हैं, जिस प्लेट में रिडक्शन हो रहा हो उसको हम कैथोड कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है कहीं से प्लस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो उसको कैथोड कहते हैं, मतलब रिडक्शन कहते हैं। तो जनरली आप कभी भी बैटरी में गौर किए होंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव से, आपको पता ही है करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है। आपको पता ही है कि करंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव एनोड होता है, आपको पता है। तो नेगेटिव एनोड होता है मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बैटरी है, मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है, ठीक है, बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता ही है जो करंट है, करंट वो आपका कैसे फ्लो करता है, तो ये आपका पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में इंटर कर जाता है, ठीक है, नेगेटिव में इंटर कर जाता है। तो आपको पता ही है कि करंट के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, तो इधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा, मतलब ये एनोड से फ्लो कर रहा है। इसका मतलब नेगेटिव जो है वो एनोड है, जनरली केस में होता है, इसलिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। एनोड से फ्लो कर रहा है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कैथोड में जाकर घुस रहा है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होता है, मतलब निकलता है, लॉस होता है, उसको एनोड कहते हैं। या फिर इस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। और यही कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये दो रिडॉक्स रिएक्शन जो है, ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन काम करता है। जनरली क्या है, जनरली आपका जो भी गैल्वेनाइज सेल है, मतलब आपका वोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनाइज सेल, ठीक है, उसमें क्या है, आपका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एनोड होता है और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सेल में इसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलाइट सेल में आप जब जाओगे, मतलब ये आपका कैथोड जो है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है कैथोड, और पॉजिटिव कौन होता है, तो एनोड पॉजिटिव होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए आपको कैथोड एनोड में आपको कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए प्राइमरी जो आप एक कॉन्सेप्ट में याद रखिए, प्राइमरी सेल में आपका एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में आपका जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है, आपको मेन डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो मुझे पता था कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा बाद में, इसीलिए मैं अभी डिस्क्राइब कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और चैप्टर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों का शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।